असंयतात्मना योगः दुष्प्रापैति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो माप्तुमुपायतः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के बाद शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1 घंटे के सफर से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 1 घंटे का ये लगभग सफर हो जाता है। आप कुछ लोगों के तो इंटरनेट भी खत्म हो जाते होंगे, पर मैं ये आशीर्वाद भी दे रहा हूं कि हे वत्स, आप लोगों के इंटरनेट कभी खत्म ना हो। और हमारे इस टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में जहां पे सिर्फ 2 कंपनियां राज कर रही हैं, एक एयरटेल और एक जियो, कुछ बीएसएनएल का भी भार इसको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं इन दोनों के अलावा। और इस वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, जिसके कारण कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ यही बता देता हूं। जिसका मन वश में नहीं है वह निस्संदेह ही हमेशा भटकने वाला ही रहेगा, और उसको न तो वेदों की बात समझ में आएगी, न पुराणों की बात समझ में आएगी। वो बिल्कुल भौतिकवादी बनके वो मुखिया का चुनाव लड़ जाएगा तो अपने आप को ब्रह्मांड का मालिक समझेगा। वो पंचायत का चुनाव लड़ जाएगा और जीत जाएगा तो अपने आप को ब्रह्मांड का मालिक समझ लेगा। वो अगर वार्ड भी बन जाए तो भी अपने आप को वो भयंकर जो है वो महापति समझ लेगा। पर एक बात और है, मैंने आज जो ये कुंडली दिखानी है आप लोगों को, इसके बाद से आपको एक बात बड़ी अजीब कहता हूं और बड़ी गंभीरता से और पूरे होशो हवास में कहता हूं। बोलता हूं। आपके आसपास कोई भी व्यक्ति, किसी की भी बात करता हूं, आपके आसपास कोई भी व्यक्ति हो जो ज्योतिष को ना मानता हो, उसको जूते मार के और मेरा नंबर दे देना। ये कुंडली जो आई है ये यही साबित करती है कि कैसे किसी के भी ऊपर से, चाहे आपकी गलती है, आप मानो या ना मानो, पर रश्मियों का प्रभाव हमेशा ही पड़ता है। रश्मियों का प्रभाव हमेशा ही पड़ता है। आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, अलग बात है। यह समस्या आपकी है कि आप ज्योतिष, और कुछ लोग कहते हैं मैं धर्म को नहीं, मैं जो है वो अपने कर्मों पे भरोसा करता हूं। ये कहलाने का जो अधिकार है और ये कहने का जो प्रभाव है वो भी वस्तुतः ज्योतिष में ग्रहों के कारण ही होता है, क्योंकि उसकी कुंडली में गुरु और सूर्य खराब होते हैं। इस वजह से ही वो व्यक्ति ये कहता है कि मैं अपने कर्म पे भरोसा करता हूं, क्योंकि उसकी कुंडली में सूर्य के ऊपर पापक ग्रहों का प्रभाव होता है, क्योंकि उसके ऊपर से राहु की दशा, शनि मंगल की दशा चल रही होती है। इस वजह से उससे वो प्रभावित होकर के, उसकी कुंडली में बुध की कमजोरी होती है। इस वजह से वो ये व्यक्ति कहता है कि मैं अपने कर्मों पे भरोसा करता हूं। ज्योतिष और पाखंड नहीं है ज्योतिष। ज्योतिषी पाखंडी हो सकता है, ज्योतिष पाखंड नहीं है। मैंने ये जूता मारने की जो बात कही है वो वस्तुतः उन लोगों को कही है जो ज्योतिष को ये कहते हैं कि ज्योतिष पाखंड है। नहीं, ज्योतिषी पाखंडी हो सकता है, वो ठग हो सकता है, लेकिन ज्योतिष जैसा विषय नहीं। ये तो साक्षात ये ऐसा एक राजगद्दी वाला एक ऐसा सिंहासन है जिसपे ज्योतिष ग्रंथ को रखा गया है, जहां से कोई भी इसे दबी जबान से इसकी शिकायत और गिला भी न कर सके। ये तो बिल्कुल शुद्ध है और बिल्कुल ही पौराणिक है, वेद का अंग है। वेदस्य चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम कहा जाता है। आइए, आज आपको जो मैं कुंडली दिखाने वाला हूं, ये निसंदेह इस व्यक्ति का सवाल है, क्या मैं जज बन पाऊंगा? और गौर फरमाइएगा कि ये कुंडली जो जज बनने के लिए अगर व्यक्ति चाहता है तो इसकी कुंडली में एक नहीं 101% जज बनने का योग है। समस्याएं भी बनेंगी, उसमें उलटफेर भी होगी, लेकिन इनके अगर मेरे पास ऐसी सुविधा होती तो मैं एक और कुंडली साथ में दिखा सकता था, जहां पे एक उच्चस्थ पद पे जो व्यक्ति है जज है। अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं, अभी वर्तमान आज की बात कर रहा हूं। वो व्यक्ति वर्तमान में जज है और बड़े अच्छे कोर्ट का सुप्रीम जज है, वो सुप्रीम है, वो न्यायाधीश है। उसकी कुंडली में जो स्थिति बनी है और इस व्यक्ति की कुंडली में जो स्थिति बनी है बिल्कुल साम्य है, दोनों बिल्कुल सामान्य हैं। तो सोच के देखो कि ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। इस आधार पर ही मैं इतनी कड़वी बोल और कड़वी घूंट पी रहा हूं और आप लोगों को ये बात बता रहा हूं। तो आसपास अगर कोई हो तो भेज दो। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले मैं इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ूंगा, उसके बाद इनकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। आरंभ करते हैं घंटे भर की यात्रा। विक्रम संवत
2050 शक संवत 1916 जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम सर्वजित संवत्सर है। और इस संवत्सर का प्रभाव व्यक्ति जीतने वाला होता है। सर्वजित नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन वो उसमें एक बात है कि भटकाव से युक्त भी होता है और परस्पर ऐसी स्थिति जहां पे व्यक्ति जीतते जीतते कई बार जो होता है वो इतनी ज्यादा बार मशक्कत कर चुका होता है कि प्रायः वो मिलने के बाद भी थक सा जाता है और या फिर उसका भार वहन न कर पाए, या फिर ऐसा कई बार होता है कि उसको दिया जाए कि ले लो, पर वो बोलता है नहीं अब मेरी इच्छा नहीं रही, अब मैं थक सा गया हूं। ऐसा होता है। उत्तरायण में व्यक्ति का जन्म, ज्येष्ठ माह, यहाँ पे सूर्य की तपन बड़ी तीव्र होती है जहां पे व्यक्ति के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है और व्यक्ति कई बार इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि पिघल सा जाता है, फिर उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उत्तरायण में जन्मा होना यह व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास को और भी ज्यादा प्रखर और प्रबल बनाएंगे। जहां व्यक्ति का आत्मबल अच्छा रहे, व्यक्ति का व्यवहार कुशलता का प्रभाव और प्रामाणिक हमेशा उसको करता रहे व्यक्ति। उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए। कुछ भी काम करने के लिए आप जो भी काम करना चाहते हैं बिल्कुल अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि, इनका सवाल भी था, मन बड़ा भटकता है। बस उसका एकमात्र कारण जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति का पापग्रह में होना। क्षीण चंद्रमा कभी कभी व्यक्ति को ऐसा परेशान करता है कि मन करता है कि लटक के मर जाऊं, ऐसी स्थिति बनती है। और क्षीण चंद्रमा कभी कभी व्यक्ति को आय में जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसको नहीं आने देते हैं और कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है जहां व्यक्ति आय के लिए बेचैन सा रहता है, पर उसको वो जितनी ही बेचैनी उसमें भरती है उतनी ही उससे उसकी दूरी भी बनती जाती है। व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने पैर पर जितनी जल्दी हो सके खड़ा हो जाऊं, पर उससे उतनी ही उसकी दूरी बढ़ती जाती है। ये कारण चंद्रमा का ही होता है। और वो चंद्रमा जो व्यक्ति के जीवन में कंटिन्यूअस एक जैसा बर्ताव करने वाला बना देते हैं, चीजों को एक जैसा रखने वाला बना देते हैं, बैलेंस करने वाला, एकदम लिमिटेशन में व्यक्ति को एक आय दे देते हैं जो सरकारी आय कहा जा सकता है, उसमें कमजोरी हो जाती है। तो ये स्थितियां जो है वो जन्म कुंडली में बन रही हैं, जहां पे हमें इसको स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है कि आखिर व्यक्ति का मन भी परेशान है तो ये भी ज्योतिष का ही प्रभाव है, ये भी ग्रह का ही प्रभाव है, उसके रश्मियों का ही प्रभाव है, जिसके व्याकुलता, जिसके न होने के कारण और उसकी अनुपस्थिति के कारण ही व्यक्ति के मन पर किसी भी शीतल प्रभाव की स्थिति नहीं है। मतलब चंद्रमा कौन है? वो सागर है शांति का, लेकिन उस पे उसकी रोशनी जब व्यक्ति का जन्म हो रहा था तो उस समय चंद्रमा जो है वो घोर अंधेरे में डूबे थे। कृष्ण पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा अमावस्या के निकट जा रहे थे, तो मन के ऊपर किसी भी शीतल प्रभाव की अनुपस्थिति व्यक्ति को मन से क्षुब्ध, परेशान, चिंतित, व्यथित और हमेशा ही मन को पटक पटक करके मारने का मन करता है। हाँ, मन को पटक पटक करके मारने का मन करता है कि ये लगता ही नहीं है। ये मन बड़ा विचित्र है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे होने का प्रभाव आगे बताऊंगा। शोभन योग ये बहुत अच्छा, कौलवकरण ये ठीक ठाक, क्षत्रिय वर्ण और देवगण। अब एक बात है कि व्यक्ति जो है वो प्रैक्टिकल माइंडसेट को लेकर के आगे बढ़ने वाला है, पर कई बार वो बहुत कम समय के लिए प्रैक्टिकल होता है कौलवकरण, और उसमें वो बहुत अधिक बार हमेशा दिल से ही सोचता रहता है। अपनी वाणी को लेकर के हमेशा ही बिल्कुल प्रलोभित करने वाला और अपने प्रभावों को हमेशा ही विकसित करने का प्रयास करने वाला, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए हमेशा ही मशक्कत और मेहनत करने वाला और कभी भी हार ना मानने वाला, और क्षत्रिय वर्ण के होने के कारण किसी की भी सुरक्षा करने वाला, अपनी बहन, अपनी माता, अपना भाई, अपने जितने भी सगे संबंधी हैं सबके ऊपर छत्र छाया करने वाला। एक बात बताता हूं। एक बार की कहानी है कि परशुराम जी के पिताजी धनुष बाण से प्रत्यंचा चढ़ा करके और वो जो है वो लक्ष्य का भेदन कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, और अपनी पत्नी को बोल बैठे थे कि जाओ धनुष जो है वो वहां पे गिरा है उसको लेकर के आओ। और भयंकर तपन की स्थिति थी, सूर्य एकदम प्रचंड स्थिति में थे और गर्मी की दोपहरी थी। अब पत्नी जो है वो कोमल स्त्री, परशुराम जी की माता जी, वो बार बार बेचारी दौड़ के जाती और धनुष बाण उठा करके, मतलब बाण जो है वो उठा करके लाती और फिर परशुराम जी के पिताजी को दे देती। फिर जो है वो उनका मुखमंडल जो है वो एकदम बिल्कुल काला सा पड़ गया या फिर लाल हो गए, वो गर्मी की दोपहरी। तो उनके पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ, ऐसे क्यों तुम्हारा जो है वो मुरझा से क्यों गए हो? तो उन्होंने कहा कि स्वामी ये जो है वो इतनी तीव्र धूपा में जो है वो आप प्रयास कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो धनुष बाण का, और मैं बार बार लेके आ रही हूं, तो ये सूर्य का तेज है जो मुझे मलिन कर रहा है।
तो वो सूर्य पे क्रोधित हो गए और सूर्य को फिर देखा उन्होंने, तो भगवान सूर्य स्वयं प्रकट हो गए ब्राह्मण के वेश में और फिर कहा कि आप अगर मुझे इस तरह से देखोगे तो मेरी जो प्रभाव की स्थिति है वो कमजोर पड़ जाएगी, और फिर अगर तपूंगा नहीं, मैं अगर जलूंगा नहीं तो फिर वर्षा कैसे होगी, और जब वर्षा नहीं होगी तो फिर जीवों का प्रादुर्भाव कैसे होगा, जीवों को अन्न कैसे मिलेगा। तब जाकर के उन्होंने, भगवान सूर्य ने परशुराम जी के पिताजी को सबसे पहले छतरी दिया था। उसके पहले किसी के पास छाता नहीं था और उसके पहले कोई छतरी का प्रयोग भी नहीं करता था और ना कोई खड़ाऊं का प्रयोग करता था। तो परशुराम जी के पिताजी को भगवान आदित्य ने छाता और खड़ाऊं दिया था। लीजिए, अब अभ्यास करते रहिए, खुद भी और अपनी पत्नी को भी। तो सूर्य की तपन है, तो व्यक्ति को किससे आशीर्वाद मिला है? सूर्य से, क्योंकि गर्मी जो है तो व्यक्ति के अंदर गर्माहट भी है। आगे बढ़ता हूं। ये क्षत्रिय वर्ण और देवगण के होने के कारण ये स्थिति बनती है। अब आगे बताऊं, अब आगे इनकी कुंडली में देवगण के होने के कारण व्यक्ति शुद्ध है, चारित्रिक पतन की स्थिति नहीं है, पर कामुक जरूर होगा क्योंकि मिथुन लग्न का है। हाँ, और मैथुन करने वाला है चीजों से, वस्तुओं से, भौतिकीय सुख सुविधाओं से, थोड़ा हठी, जिद्दी, गुस्सैल और अपने बारे में ज्यादा सोचने वाला और भौतिकीय चीजों से घिरा हुआ महसूस करने वाला। मैं रहूं तो सब कुछ रहे, हाथ फैलाऊं तो चारों तरफ जो छू लूं सो सोना हो जाए। वही राजा वाली बात, जो छू लूं सो सोना हो जाए। पर याद रखने की बात है, खाने का सेब अगर छुओगे तो वो भी सोना हो जाएगा, फिर भूखों मरने पड़ने की बात हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शुक्र और बुध लग्न में, अब इनकी कुंडली को मैं ऐसे बता देता हूं। 5 अंक इनके लिए बड़ा शुभदायी होगा। 5 अंक, या 5 तारीख हो जाए, 14 तारीख हो जाए, 23 तारीख हो जाए, ये जिसके अंक के जोड़ 5 हो। 32 तारीख तो होती नहीं है, तो जिसके अंक 5 हो जोड़ के, वो 5 अंक आपके लिए शुभद है। और बुधवार आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। आपके जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ जाना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। आप वायु तत्व के हो, ये वायु तत्व का लग्न है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो तीव्रतम विकास करने का पक्षधर होता है। अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल करने से कभी हिचकता और झिझकता नहीं है और हमेशा ही बेहतर परिणाम देने का पूरा प्रयास करता है। पर कई बार, जैसे आपको कई किताबें ऐसी मिल जाएंगी जहां ये भी बात लिखी है कि व्यक्ति बड़ी ऊंचे ख्वाब को देखने वाला और ऊंची सोच को लेकर के रहने वाला होता है। पर एक बात यह है कि व्यक्ति जो है वो कई बार शापित भी हो जाता है। और एक बात और है कि पंचम भाव में गुरु राहु हैं, इस वजह से ये बात भी हो जाती है कि व्यक्ति जो चाहता है वो कई बार नहीं मिल पाए। इस वजह से मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है, मेहनत ज्यादा। और शुक्र, अब इस कुंडली को जरा ध्यान से समझने की बात है। ये मिथुन लग्न की कुंडली जो पराक्रम भाव की राशि है और यहां बन गई है, तो व्यक्ति को तो पहले ही ये बात दिख रही है कि मेहनत करने वाली भाव की स्थिति जो है वो लग्न में, भुजाओं का बल हमेशा दिखाना पड़ेगा। भुजा है मिथुन राशि, भुजाओं की राशि। और याद रखिए कि बुध के अंतर्गत 2 राशियां काम करती हैं, एक कन्या और एक मिथुन। लेकिन कन्या राशि शुभ सकारात्मक राशि होती है, शुभद राशि होती है। मिथुन राशि शुभद नहीं होती, पापक होती है और वो नकारात्मक, निगेटिव सोच उसमें ज्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ पे मिथुन राशि वाले जो होते हैं वो थोड़े थोड़े कभी कभी स्वार्थी सोच को लेकर के, और जब आप उनको, जैसे मान लो आप पार्टनरशिप में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो जो मिथुन राशि का है या मिथुन लग्न का है, तो वो क्या करेगा कि जैसे ही जब उसको ये बात पता चलेगी कि ये मुझे छोड़ करके जाने वाला है, तो वो अब आपको पोटने का प्रयास करेगा। वो जो है वो एक, मतलब ऐसी आपकी बात, आपके साथ ऐसी बर्ताव करने लगेगा वो कि कुछ ऐसा बोले कि आप उसको छोड़ के ना जाओ, क्योंकि उसको ये बात पता है कि आपके जाने से उसका काम प्रभावित होगा और वो ठीक वही काम करना चाहेगा। पर वो आपको चाहेगा भी कि नहीं जाओ, और आपको पकड़ के रख भी नहीं सकता है। तो ये स्थिति है, ये मिथुन लग्न वालों की सबसे बड़ी समस्या है। ये किसी को भी कैसे इस्तेमाल करना है इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आता है, क्योंकि बुध से प्रभावित है। अब यहां पे एक बात और भी है, ये बुध जो है वो कौन है? देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने अपहरण कर लिया था। सुन के जाइएगा, बड़ी अच्छी बात है, 2 मिनट की बात है, बता देता हूं। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने अपहरण कर लिया, उनके सुंदरता पे मोहित होकर के। और चंद्रमा का गर्भ देवगुरु बृहस्पति की पत्नी के गर्भ में चला गया, मतलब उनका बेटा जो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी के गर्भ में पल रहा था। अब इसके कारण से जो है वो देवासुर संग्राम शुरू हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर बीच में ब्रह्मा जी को आना पड़ा और सुलह सपाटा करके तब जो है वो देवगुरु बृहस्पति ने बात कही कि नहीं, ये जो तेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है वो मेरा नहीं है,
इसे जल्दी से इसका गर्भपात कराओ। पर अणु रूप में जो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी थी, उन्होंने उसको अंडज के रूप में बाहर निकाल दिया। और वो इतना सुंदर था कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी उस पर मोहित हो गए और चंद्रमा तो मोहित थे ही। तो उन्होंने पूछा कि आखिर ये पुत्र है किसका, क्योंकि चंद्रमा भी तब तक जानते नहीं थे कि ये मेरे बीज स्वरूप जो है वो इसके गर्भ में मेरा बेटा पल रहा है, और गुरु तो जानते ही नहीं थे। तो दोनों ने पूछा, पर जब तक वो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी जो थी वो बताती कि ये किसका बेटा है, तब तक बुध स्वयं बोल उठे। ये बुध जो आपके लग्न का मालिक है, वो स्वयं बोल उठा कि मैं इसका पुत्र हूं, और उन्होंने उसे शाप दे दिया अपनी माता को। और वो इतने बुद्धिमान थे कि स्वयं ब्रह्मा जी ने उसे वर प्राप्त कर दिया, वरदान दे दिया कि ये बुद्धि का मालिक होगा, गणना का मालिक होगा, वाणी का मालिक होगा। प्रभाव के लिए सब लोग इसके पास आएंगे, जिसको भी बुद्धि की आवश्यकता होगी वो गणेश जी की पूजा करेगा, और बुध ग्रह से प्रभावित जिसकी स्थिति कुंडली कमजोर होगी उसकी बुद्धि कमजोर होगी। तो ये बुद्धि वाले लोग होते हैं, बड़ी बुद्धिमान होते हैं, और इनको ये बात बहुत अच्छे से तरीके से पता होती है कि कहां बुद्धि लगानी है और कहां नहीं लगानी है, किसके हलक में डाल करके अपनी बात निकलवानी है, और कैसे किससे काम कैसे निकलेगा। ये बुद्ध है। तो ये चंद्रमा और उधर परशुराम, दो कहानी मैंने आपको आज के कार्यक्रम में बता दी। अब आइए आप इनकी कुंडली में सबसे पहले नक्षत्र पर चर्चा कर लेते हैं। अब आइए आपको मैं सबसे पहले इनकी कुंडली के नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दूं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हैं, सुंदर है, और व्यक्ति जो है वो व्यापारी भी होता है, कुशल व्यापार करे, वाणी से संबंधित कोई काम करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के अश्विनी कुमार की भांति व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसे लोग जो अश्विनी नक्षत्र में पैदा होते हैं कार्यकुशल होते हैं, राजनीति और रणनीति बनाने वाले और वाक्पटु और चतुर होते हैं। ये बात है, पर यहां पे इसको रोक देता हूं, ये तो चीजें क्लियर हो गई। दूसरी बात, लग्न जो है वो 21 डिग्री 45 कला, मतलब ऐसी स्थिति में पुनर्वसु नक्षत्र का ये पहला चरण होगा, और इसके पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण के जो प्रभाव में आते हैं, जब आप लग्न पे चर्चा जब करते हैं लग्न कैसा है, तो पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति मंगल होते हैं, और लग्न जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र किसका, देवगुरु बृहस्पति। तो लग्न के पहले चरण में जन्मे होने के कारण जिसके नक्षत्र के पहले चरण, पुनर्वसु नक्षत्र के जन्म है जो व्यक्ति का, वो पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण का है, और वो नक्षत्र के चरण के अधिपति हुए मंगल, और वो पुनर्वसु नक्षत्र के अधिपति कौन हुए, संपूर्ण नक्षत्र के अधिपति हुए गए देवगुरु बृहस्पति। और ये राशि किसकी है, मिथुन, यानी कि बुध की। तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल और बुध और शनि, इन सबकी दशाओं को समझने का प्रयास अब करना होगा। इस कुंडली में बुध की दशा हमेशा अच्छी बीतेगी, बुध की दशा हमेशा जातक के लिए अच्छी होगी। इस कुंडली के लिए मंगल की दशा कष्टदायक हो सकती है, लेकिन संपूर्ण नहीं, आधा अच्छा और आधा बुरा। शनि की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय होगा, क्योंकि भाग्य के अधिपति होकर के भाग्य में बैठे हैं, ये भाग्य भाव में शश महापुरुष योग बना। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति की दशा में व्यक्ति को नौकरी और व्यक्ति को रोजगार और व्यक्ति को विवाह, इन तीनों की स्थितियों में देखा जा रहा है। ये फाइनली बोल रहा हूं, बुध की दशा हमेशा अच्छी जाएगी, मंगल की दशा मिश्रित परिणाम देगी, मतलब पहले हो सकता है कि अच्छा दे बाद में बुरा दे, क्योंकि पापग्रह। और शनि की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय हो सकता है, पुत्र की प्राप्ति हो, कुछ अच्छा और बड़ा निर्णय मिल जाए, जगह परिवर्तन हो जाए, कुछ नया लाभ मिल जाए, बड़ा आमूल चूल परिवर्तन नहीं, बड़ा बृहद परिणाम मिल जाए। और गुरु की दशा में अब गुरु और मंगल लग्न के नक्षत्र के अधिपति और लग्न के अधिपति, ये एक दूसरे को गुरु और शिष्य मानते हैं। बुध जो है वो गुरु को गुरु मानता है, पर गुरु उसे शिष्य नहीं मानते, उसे शूद्र मानते हैं। बुध जो होता है वो नपुंसक ग्रह होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास एक ऐसी स्थिति आती है जहां उसको गुरु का कई बार लाभ नहीं मिलता है, अंक कम मिलते हैं मेहनत करने के बाद भी। जिस पे वो भरोसा करे वही उसी शिक्षक और उसी विषय के शिक्षक के द्वारा उसको कम प्राप्त अंक होते हैं। ऐसा कई बार होता है, यह व्यक्ति मेहनत खूब करता रहे पर उसको वो परिणाम न मिले, ऐसी बात होती है। अब आइए, ये तो बात मैंने यहां तक बता दी। इस कुंडली के लिए अंक बताया 5, इस कुंडली के लिए राशि, इस कुंडली के लिए मारक ग्रह होंगे देवगुरु बृहस्पति सहायक मारक और प्रबल मारक चंद्रमा, ये 2 ग्रह। तो जहां सप्तम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के लिए सप्तमेश और दशमेश होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में और कई बार उसमें पत्नी का लाभ भी मिलेगा,
रोजगार की प्राप्ति भी होगी, लेकिन स्वास्थ्य भी कमजोर हो सकता है। गैस्ट्रिक की समस्या भी हो सकती है, कब्जियत की समस्या भी हो सकती है, पेट और अंतड़ियों का रोग भी हो सकता है। और चंद्रमा जो है वो इस कुंडली के लिए मारक होंगे, क्योंकि द्वितीय भाव है। पराक्रम का व्यय होना ही मारक होता है। बात समझ में आ रही होगी। पराक्रम का व्यय होना ही, क्योंकि पराक्रम किया और कुछ मिला नहीं तो मर गए। और यहां भाग्य का साथ नहीं मिला तो मारक हो गए, मर गया व्यक्ति। भाग्य का साथ नहीं है जिसका, और आयु है और आयु का व्यय हुआ तो वो मारक हो गया। इस वजह से सातवां भी मारक हो जाता है। तो ये तर्क है कि दूसरा भाव मारक क्यों? क्योंकि आपने पराक्रम करा है, और पराक्रम का तीसरा, पराक्रम का पीछा तो वो मृत्युदायक। अब व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता रहे और कुछ मिले तो मर ही तो जाएगा। तो ये बात होती है। तो इस कुंडली में चंद्रमा मारक और देवगुरु बृहस्पति मारक होंगे। प्रतियोगिता किस दशा में करने को ज्यादा मिलेंगी? मंगल की दशा में। मंगल यहां एकादशवें भाव के अधिपति होकर के एकादशवें भाव में चंद्रमा, मंगल और केतु, और छठे भाव में वृश्चिक राशि बन रही है, जो रोग की राशि होती है और रोग में ही बनी है। इस वजह से रक्त से संबंधित समस्या होती है व्यक्ति को। कई बार स्किन डिजीज भी होता है। इस वजह से नमक का सेवन व्यक्ति को कम करना चाहिए। इस कुंडली के लिए अगर ग्रह स्थिति देखते हैं तो चंद्रमा धन के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं, लाभेश के साथ। इस वजह से महाभाग्यशाली योग बनता है, महाधनी योग बनता है। पर चंद्रमा चूंकि पापक ग्रह हो रहे हैं, इस वजह से उसका प्रभाव मिनिमाइज हो जाएगा, वो कंट्रोल में अब आ जाएंगे। और वो उनपे गुरु और राहु दोनों का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति अपना जो चाहता है उसके लिए उसकी मशक्कत बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी, और कई बार प्रतिक्रिया ज्यादा या प्रभाव ज्यादा रहेगा, प्रतियोगिता ज्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि मेहनत करने के बाद जो परिणाम होता है वो ये है। और यहां का अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में लग्न में बैठ रहे हैं। संतान बुद्धिमान, बुद्धिशाली और बुद्धिमता से युक्त रहती है, लेकिन उसका खुद का प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाता है, क्योंकि गुरु के साथ राहु हैं। यहाँ पे डिग्री में बहुत ज्यादा अंतर है, 12 और 29, पर फिर भी ये बात है कि यहाँ का क्षेत्र प्रभावित जरूर हो रहा है। और उसके बाद अगर आप सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य इस कुंडली के पराक्रम भाव के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में बैठे हैं, कहां? 12 में। तो इस वजह से भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य जो है वो थोड़े कम परिणाम देंगे। अभी ग्रह स्थिति और अवस्था अंतिम में बता दूंगा। तो सूर्य जो भी हैं वो 12 में जा रहे हैं। इस कुंडली के लिए त्रिक भाव के अधिपति हैं, अपनी दशा में मेहनत करवाएंगे। यानी कि सूर्य और मंगल अपनी दशा में व्यक्ति को हो सकता है कि मेहनत ज्यादा करवाएं, या हो सकता है कि थोड़ा जो है वो समस्या देने वाले हों, नेत्रों की समस्या हो, कई बार आंखों पे चश्मे लग जाते हैं, हेडेक ज्यादा मिलता है, व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता है, उसकी आत्मा कई बार जो है वो संशय से युक्त हो जाती है। ये बात बनती है। यहाँ पे बुध जो होते हैं वो लग्न और चतुर्थ के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं। यानी कि माता से सप्रेम, माता से स्नेह और मातृभक्त व्यक्ति हो जाता है। क्योंकि उसके आगे का प्रभाव गुरु और राहु है, तो कई बार माता को धन की समस्या बनती है, और कई बार व्यक्ति को माता से दूरी में भी जाने की स्थिति बन जाती है। वैसे अगर चतुर्थ भाव को देखते हैं तो यहाँ पे 6 है नंबर लिखा हुआ। कई बार माता रोगी हो जाती है, या कई बार आपको भी सर्दी, खांसी, जुकाम या शीत जनित या एलर्जी वगैरह की समस्या बनती रहेगी। अगर हम यहाँ पे शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र यहाँ पे बनते हैं पंचम भाव के अधिपति, और उनकी दूसरी राशि 12वें भाव में। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के पंचम भाव में बनी है। यहां वो सामान्य ही नहीं रहेंगे, असामान्य भी होंगे। हालांकि परिणाम उनका सबसे ज्यादा अच्छा ही पंचम भाव का रहेगा, और वो परिणाम इस बात पे निर्भर करेगा कि वो शुक्र बैठे कहां हैं। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में अगर लग्न में 2-2 शुभ ग्रह बैठे हैं, लग्नेश के साथ अगर पंचम भाव के अधिपति, यहाँ पे शुक्र किसका फल ज्यादा करेंगे? पंचम भाव का, क्योंकि लग्न से गिनने पर पहले 5वां भाव आ रहा है, बाद में 12वां भाव आ रहा है। इस वजह से कोई भी ग्रह अगर 12वें भाव का अधिपति हो जाता है, याद करिए मैंने एक सूत्र बताई थी जिसमें यह बात कही थी मैंने कि कोई भी ग्रह अगर 12वें भाव का और दूसरे भाव का अधिपति बनता है तो उसका फल इस बात पे निर्भर करता है कि वो कहां बैठा है, या उसकी दूसरी जो राशि है वो कहां बन रही है। तो शुक्र का जो प्रभाव होगा वो 12वें का कम, 5वें का और लग्न का ज्यादा रहेगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास बुद्धि, व्यक्ति के पास अनुभव और व्यक्ति के पास विद्वान होने का प्रभाव और प्रमाण है। क्योंकि गुरु की दृष्टि शुक्र पे जब पड़ेगी, या गुरु और शुक्र जब नवम पंचम के संबंध में आ जाएंगे, तो ये व्यक्ति को बुद्धिमान, बुद्धिशाली और धर्मज्ञ, युधिष्ठिर की भांति न्याय करता। और एक बात बताता हूं, मैंने जो शुरू में बात कही थी, जो कड़वी लगी होगी थोड़ी सी, कि जो ज्योतिष को नहीं मानते वाली बात, इस कुंडली की तुलना मैंने एक जज से करी है। एक जज से नहीं, 3 जजों से की है। नाम तो नहीं बता सकता,
लेकिन हाँ, मेरे पास कई ऐसे अच्छे अच्छे लोगों की कुंडलियां आती हैं और बड़े प्रतिष्ठित लोगों की कुंडलियां आती हैं। उसमें से एक बात, जब मैंने इस कुंडली से सवाल देखे तो मैं जब कुंडलियां देखता हूं तो उसमें लिख देता हूं ये मतलब जैसे कि जैसे मान लीजिए अब जैसे कुंडली देखी, उसमें लिख दिया कि ये कुंडली किस चीज से समस्या से ग्रसित थी, ये कुंडली में क्या समस्या थी, इस कुंडली में क्या है। तो ऐसे मैंने देखी तो मेरे पास ऐसे कई जजों की कुंडलियां पड़ी थी जो जज हैं और बहुत अच्छे जज हैं। तो उनकी कुंडली से जब मैंने इनकी कुंडली का जो है वो मैच कराया तो 100% ये कुंडली बनती है। एक ऐसे जज की कुंडली मिल गई जो मेष राशि के थे और उनके शनि के ऊपर उनके शनि जो स्वग्रही उनकी कुंडली में भी थे, यहां भी स्वग्रही होकर के उस पे गुरु की दृष्टि है। और गौर करिएगा तो इनकी कुंडली में भी चंद्रमा मेष राशि में बैठे हैं और मंगल मेष राशि में बैठे हैं। उस जातक की कुंडली में जो अभी जज है वर्तमान में, मेष राशि में मंगल और चंद्रमा बैठे थे और गुरु की दृष्टि थी। ये सारी स्थितियां उस व्यक्ति की कुंडली में जो जज है सम्माननीय तरीके से अगर मैं कहूं तो ऐसे, तो शुक्र केंद्र में यहां बैठे थे और वो शुक्र यहां बैठे हैं। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं जब हम देखिए ऐसे होता क्या है कि आप जब भी कुंडली देखने का विचार करें या जब भी कुंडली आपके सामने आए तो उसको नोट करते रहिए। आज भी मेरी ये बड़ी अच्छी एक आदत है, अभी बड़ी छोटी अवस्था को लेकर के बैठा हूं आपके सामने और बोल रहा हूं, तो प्रत्येक कुंडली से मैं कुछ ना कुछ लिख लेता हूं। अगर आपकी भी कुंडली जब कभी मुझे फोन पे बात करती है, जब कभी बात होती है, मैं उस कुंडली से चुरा लेता हूं, कुछ ना कुछ चुरा लेता हूं। कैसे? देखता हूं कि इस दशा में व्यक्ति को कौन सी घटना और दुर्घटना से व्यक्ति का सामना हुआ था, वो लिख लेता हूं और उसके बल पे आपको फलादेश करने में सहायता मिल जाती है। तो ये काम बड़ा अच्छा साबित होता है। तो ये व्यक्ति अगर जज बनना चाहता है तो निसंदेह हो सकता है। और मैंने क्या बात कही, गुरु की दशा जो कि आ रही है 2021 के 7वें महीने से 22 के 4थे महीने तक, इस दौरान अगर कोई परीक्षा हो, वैसे आपकी कुंडली में अभी सूर्य की दशा है जो आपसे मेहनत ज्यादा करवा रही है, इसके बाद चंद्रमा की दशा जो मारक हो जाएगी और वो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति होकर के लाभ में बैठे हैं, जो इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहे हैं, गुरु उनको देख रहे हैं। यानी कि द्वितीय भाव के अधिपति के ऊपर जो चंद्रमा है उसके ऊपर मंगल का प्रभाव और गुरु का प्रभाव, जो इस कुंडली का दशम भाव का अधिपति है, योग कारक स्थिति पैदा कर रहा है। यह लग्न द्विस्वाभाविक है जो न तो स्थिर है और न ही चर, यानी कि ये व्यक्ति ना तो एक जगह स्थिर है और न ही चर प्रकृति का है, दोनों स्वभावों से मिला डुला है और कई बार ये किसी एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाता है। परंतु जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर यह बात 100% वादे के साथ और दावे के साथ ये बात कह सकता हूं। व्यक्ति के कर्म भी अलग होंगे पर कुंडली तो यही बात कह रही है कि व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति अच्छी है जहां लग्न में दो शुभ ग्रहों का प्रभाव, बुध जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में व्यक्ति को बुद्धिमान बना देंगे, शुक्र जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में व्यक्ति को अनुभव देंगे, यहां गुरु जो है वो स्वाति नक्षत्र में है। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में राहु के साथ बैठने के कारण नक्षत्र का परिवर्तन, ये सबसे बड़ा परिवर्तन कहा जाएगा। और गुरु की दृष्टि शनि पे 5वीं, अपनी संपूर्ण 7वीं जन्म कुंडली में चंद्रमा और 9वीं दृष्टि लग्न पे। ऐसी स्थिति में इनकी तीनों ही दृष्टियां बड़ी अच्छी साबित होंगी, पर लग्न पे थोड़ी कम, क्योंकि लग्न पे जो दृष्टि जा रही है वहां का अधिपति वहीं बैठ करके गुरु की दृष्टि प्राप्त करके बुद्धिमान बन रहा है। अब मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, थोड़ा धीरे रुकता हूं। लग्न पे बुध के प्रभाव और गुरु की दृष्टि पर जाने से व्यक्ति को बुद्धिमता और बुद्धिमता का वरदान प्राप्त हो जाता है और उस पे राहु के नक्षत्र में बैठने के कारण बुध को महान बुद्धिमान और वाक्पटु बना देंगे। ऐसी स्थिति में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी थोड़ी कमजोर होगी। अब उसका कारण कैसे? हालांकि ये और भी ज्यादा कमजोर हो सकता था। जो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता है वो वस्तुतः कमजोर हो सकती थी, पर वो क्यों नहीं है उसका एक कारण बताता हूं। चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत करे, लेकिन चंद्रमा से बुध अगर केंद्र में हो जाते तो ये और भी ज्यादा समस्या कर देते। तो गनीमत है कि आपकी कुंडली में बुध और चंद्रमा एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं और वो एक दूसरे से केंद्र में नहीं बैठे हैं। अगर ये एक दूसरे को देख लेंगे, बुध पे अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए और वो अगर पापक ग्रह हो तो व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर और प्रभावित करता है। व्यक्ति ढूल मूल हो जाता है, वो किसी भी स्थिति में नहीं पहुंच पाता है। पर आपके साथ जो समस्या है वो मूलतः चंद्रमा की है। तो इस कुंडली में अगर सबसे ज्यादा किसी का इलाज करना है तो वो है चंद्रमा। और मैं जो कि आपको एक बात बताता हूं कि अगर व्यक्ति की कुंडली में मिथुन लग्न की राशि बन रही हो, लग्न में मिथुन राशि बन रही हो और अगर राशि के अधिपति लग्न में बैठे हैं तो लग्न बली है। और चूंकि लग्न का डिग्री जो है, लग्न का प्रभाव 21 डिग्री के हैं, 45 कला 22 से 23 डिग्री में
जब लग्न पहुंचता है तो बली हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास बुद्धि का बल हो, ज्ञान का बल हो, यश का बल हो, कीर्ति का बल हो, स्वास्थ्य का बल हो, प्रभाव का बल हो, वाक चातुर्यता का बल हो, वाकपटुता की स्थिति मजबूत हो, बुद्धिमान हो, दिमाग लगाने वाला हो, अनुभवी हो, प्रासंगिक और अप्रासंगिक प्रत्येक प्रकार की स्थिति में अपने प्रभावों को मजबूती से जो रख सकता है, वो ऐसे प्रभावों से जो व्यक्ति मजबूती से अपने प्रभाव को विकसित कर सकता है, वो ये लग्न है। और ऐसी स्थिति कि जहां बुध पे राहु का असर जब पड़ जाएगा और वो राहु लग्न को देखेंगे भी तो व्यक्ति में कई बार कामुकता की अधिकता दे देते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति कि जब शुक्र पे राहु का प्रभाव पड़ जाए और ऐसी स्थिति में कि जब शुक्र राहु से प्रभावित हो और गुरु दोनों से प्रभावित हो, और उस पे गौर करने की बात है कि द्वितीय भाव के ऊपर मंगल की नीच राशि पड़ रही है, नीच दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से व्यक्ति के पास पैसे की कभी कभी कमी हो जाती है। तो अनुभव तो भरपूर है क्योंकि बुध से पंचमस्त गुरु बैठे हैं और बुध से पंचमस्त उस नक्षत्र का अधिपति उसे देख रहा है, यानी कि राहु की दशा भी व्यक्ति के लिए कमजोर नहीं जाएगी। अगर मैं इस स्थिति में राहु की दशा पे भी आ जाऊं तो अब ये कमजोर अगर जाएगी तो क्यों जाएगी, उसका कारण बताता हूं। ये कमजोर इसलिए जाएगी क्योंकि राहु जो है वो देव गुरु बृहस्पति हाथ जोड़ करके बिल बिला के यही बात कहते हैं, हे विधाता मेरी स्थिति कभी भी शुक्र और देव गुरु बृहस्पति के साथ मत बनाना, शुक्र और राहु केतु के साथ मत बनाना। पर यहां शुक्र जो देव गुरु बृहस्पति शुक्र की राशि में और राहु के साथ, तो अगर समस्या है तो कहां, दो बातें समझ में आ रही हैं समस्या को लेके आने के लिए। एक चंद्रमा जो जन्म कुंडली में पापग्रह बना हुआ है और दूसरा गुरु का राहु के साथ संग में जाना। हालांकि फिर भी वो और भी बात बिगड़ सकती थी अगर वो क्लोज हो जाते तो, पर वो उतने नहीं है। इस वजह से थोड़ी सी मशक्कत रहेगी पर सफलता व्यक्ति पा लेगा। इस कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है, इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है कि शुक्र के ऊपर गुरु का प्रभाव है। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात दूसरी क्या है, वो ये है कि बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव है। इस कुंडली में तीसरी सबसे अच्छी बात क्या है, इस कुंडली में तीसरी सबसे अच्छी बात है कि शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि है। पांचवी, इस कुंडली में चौथी सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है, इस कुंडली में अगर चंद्रमा अपने प्रभावों को सीमित करते हुए देखे जा रहे हैं तो उस पे गुरु का असर उसको बेअसर करने का भरसक प्रयास करेगा। लेकिन क्या, वो खुद अपने प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं क्योंकि वो राहु के साथ है। अब आगे चर्चा मैं भावों पे करता हूं। अब मैं इनकी कुंडली में ग्रह स्थिति बता देता हूं। तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 20 डिग्री 25 कला के साथ, और ऐसी स्थिति में वो वृषभ राशि में बैठे हैं। जहां वो बैठे हैं वहां के अधिपति उसके निकट ही बैठे हैं, पर वो शत्रु की राशि है। पर सामान्य हो जाएंगे तो सम राशि के, यानी कि कुमार अवस्था और सम राशि में होने के कारण सूर्य का जो प्रभाव होगा वो इस कुंडली के लिए कमजोर हो सकता है, क्योंकि वो इस कुंडली के लिए मेहनत ज्यादा करवाने वाले बन रहे हैं। तो चंद्रमा, सूर्य, गुरु और मंगल इस कुंडली के लिए कई बार समस्या देंगे। मतलब इस कुंडली में ये 4 ग्रह मेहनत ज्यादा करवाएंगे। तो अच्छा कौन रहा, तो इस कुंडली में बुध और शुक्र अच्छे रहेंगे अगर एक साथ युति में बैठे हैं। तो इस कुंडली में गुरु में शनि का अंतर और गुरु में शनि की दशा अच्छी जा सकती है। और इस कुंडली में धन भाव के अधिपति, गौर करने की बात है, गुरु से देखे जा रहे हैं। इस वजह से धन की समस्या इस कुंडली में नहीं है। क्लियर है। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं मेष राशि में, और वो उनके मंगल की राशि, मंगल उनके शत्रु। हालांकि मंगल मानते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते। प्रत्येक ग्रहों में चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो किसी को भी शत्रु नहीं मानता है, और मंगल उनको शत्रु मानते हैं। अपने घर में उन्हें बिछाया है मंगल मेष राशि में और चंद्रमा वहीं बैठे, तो व्यक्ति जो है वो मेढ़ा है, यानी कि पराक्रमी है, बलवान है, साहसी है, निडर है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला है, पढ़ने पढ़ाने वाला है, बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला है और बुद्धि का मर्मज्ञ है, निर्णय करता है। क्योंकि शनि बढ़िया बैठे हैं, मंगल बढ़िया बैठे हैं, बुध बढ़िया बैठे हैं, शुक्र अच्छे बैठे हैं, गुरु और बुध का संयोग बड़ा अच्छा है। ये सारी स्थितियां, चंद्रमा शत्रुग्रही होकर के अब इस स्थिति में 3 डिग्री के बाल अवस्था के हो जाएंगे, तो यानी कि वो 25% के परिणाम देने वाले होंगे। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में स्वराशि के और डिग्री जो है वो 15 की युवावस्था की। बुध जो है वो जन्म कुंडली में 12 डिग्री युवावस्था के। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं 12 डिग्री 3 कला। अब ऐसी स्थिति में गुरु भी ठीक है, युवावस्था के वो भी ग्रह हैं, यानी कि मंगल, बुध और गुरु, ये तीनों जो बैठे हैं वो युवावस्था को धारण करके बैठे हैं। इस दशा में व्यक्ति अनुभव प्राप्त करे और अनुभव से ज्यादा सीखे, समझे और काम करे, और भरपूर उसकी दशा में व्यक्ति को लाभ भी मिलता है। मतलब ढाढ़स कम न हो, साहस कम न हो, बल कम न हो, पराक्रम कम न हो, प्रभाव कम न हो, ये सारी चीजें।
गुरु के बाद अगर मैं शुक्र की बात करता हूं तो शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं मिथुन राशि के। वो उनके बहुत अच्छे मित्र नहीं होते शुक्र और बुध एक दूसरे के, तो पर मिथुन राशि में बैठे हैं और बुध उनको बहुत अच्छा मित्र नहीं मानते हैं, क्योंकि परस्पर दोनों में द्वंद्व चलता रहता है। तो वहां पे शुक्र जो है वो आधा फल करेंगे, सम राशि के बैठे हैं और डिग्री में वो 24 कला के हैं, तो मृतप्राय हो जाएंगे। कब? डिग्री में मृतप्राय। तो ये बात रही। शनि जो है वो जन्म कुंडली में मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं 18 डिग्री के। ऐसी स्थिति में वो डिग्री में मृत वृद्ध है। अब 18 डिग्री का ग्रह अगर वृद्ध हो जाएगा तो यानी कि शनि वृद्ध है। अब ध्यान से समझने की बात है कि जो ग्रह न्याय करेगा वो ग्रह वृद्ध है। हाँ, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए भाग्येश वृद्ध है, वो अष्टम भाव के भी तो अधिपति होते हैं। इस वजह से वो पहले समस्या से ग्रसित करेंगे, पहले आपको प्रतियोगिता करवाएंगे, पहले आपको पूरा रगड़ेंगे और देखेंगे कि ये कितना जो है वो सह सकता है, उसके बाद परिणाम देंगे। ऐसी स्थिति बनती है। तो ये इस चीज के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ये बेसिकली ये जो मैं बता रहा हूं ये वास्तव में ये ग्रह का ऐसा नेचर है और ऐसे ही वो परिणाम देंगे अपनी दशा में। शनि की दशा जब आएगी तो पहले आपको रगड़ेगा, घिसेगा, वो वॉशिंग मशीन वो डिटर्जेंट लगा करके पूरा रगड़ो और उसके बाद आपको निखार के सामने ला करके प्रस्तुत कर देगा। ऐसी स्थिति बनती है। राहु और केतु आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो इसके आधार पर राहु 29 डिग्री 58 कला मृतप्राय हो जाएंगे। इस दशा काल में व्यक्ति को परेशानी हो सकती है, यानी कि राहु की दशा में लाजवर्त का धारण करना जरूरी है। अब मैं आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति बता चुका, कुछ अच्छे परिणाम बता चुका। बुराई क्या है? इस कुंडली में बुराई है चंद्रमा का सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा सारे ग्रह जो हैं वो फल देने से पहले मुंह ताकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। किसको? चंद्रमा को, क्योंकि परावर्तन जो होता है वो चंद्रमा ही करता है। सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे और चंद्रमा की रोशनी फिर परावर्तित होकर के दिन भर की गर्मी से हमें शांति देती है। वही रोशनी अंधेरे में है, उस पे रोशनी है ही नहीं। इस वजह से सारे ग्रह थोड़े थोड़े कमजोर से हो जाएंगे। सूर्य जो है वो डिग्री में कमजोर हो रहे थे, इस वजह से जन्म कुंडली में चूंकि इनकी कमजोर नहीं थे, वो 20 डिग्री के थे तो कुमार अवस्था के थे तो कमजोर नहीं थे, लेकिन चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में पापक बन रहे हैं। क्षिण चंद्रमा जो होता है वो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को क्षुब्ध, परेशान और लड़ाई करने वाला, वो व्यक्ति अपने से ही लड़ता रहता है। मंगल के प्रभाव के कारण और लाभ भाव में बैठने के कारण चंद्रमा जो है वो और भी ज्यादा पापक हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एकादशवां भाव पापक भाव होता है और यहां एकादशवें भाव पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होने के कारण, क्योंकि गुरु का प्रभाव राहु से भी प्रभावित हो रहा है, चंद्रमा का प्रभाव राहु से भी प्रभावित हो रहा है, तो व्यक्ति किसी ऐसे क्षेत्र में काम कर सकता है जहां इलीगल और लीगल दोनों ही काम होते हों, जहां झूठ भी बोलना पड़े, जहां समायोजन भी करना पड़े, जहां पे जो है वो कई बार दूसरे लोगों को मनाना भी पड़े, कई बार अपने प्रभाव में कमी भी दिखती है, कई बार अपना प्रभाव बढ़ा हुआ भी महसूस होता है। बुध की जब दशा आए, शुक्र की जब दशा आए तो व्यक्ति को पद मिल जाए, गुरु की जब दशा आए तो व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, शनि की जब दशा आए तो व्यक्ति का भाग्योदय हो जाए। ऐसी स्थितियां होती हैं। अब सबसे पहले मैं इस कुंडली में भगवान राम की चर्चा कर लेता हूं। भगवान राम मतलब स्वयं सूर्य, वो आपकी कुंडली में 12वें है, मतलब मर्यादा में रहने की आवश्यकता है। सूर्य 12 में है, कुमार अवस्था के हैं, वो अल्हड़पन में है और व्यक्ति खेलता खाता रहता है। सूर्य की दशा में व्यक्ति को कई बार बड़ा ढूल मूल देखा जाएगा। सूर्य की दशा में व्यक्ति जो है वो अपने पराक्रम का क्षय करता दिखेगा। सूर्य की दशा में व्यक्ति जो है वो इधर उधर भटकता हुआ सा महसूस करेगा। सूर्य की दशा में व्यक्ति अपने जवानी का भरपूर इस्तेमाल ना कर सकेगा और सूर्य की दशा में व्यक्ति कई बार जो है वो इधर उधर भटकाव में ही वो दशा निकल जाती है। ये नहीं करना चाहिए। चंद्रमा मतलब भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं आपकी कुंडली में अंधेरे में है, इस वजह से आपको कलाओं से मुक्ति नहीं मिल रही है। जो कला आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, कला चंद्रमा है। भगवान श्री कृष्ण 16 कला से युक्त थे ना, तो उनकी रोशनी कमजोर है, यानी कि व्यक्ति के अंदर कल छपट, स्थितियों से साम्य बनाना, परिस्थितियों के अनुकूल और प्रतिकूल होने का किसी भी प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित न होना। यहाँ पे व्यक्ति तुरंत ही प्रभावित हो जाएगा। भगवान कृष्ण को याद करिए, वो सदैव हमेशा मुस्कुराते रहते थे, चाहे उनको पैदा होते ही उठा करके जो है वो जेल में पैदा होने के बाद उनको जो है वो रात्रि में भरी कड़कड़ाहट और भरी बरसात में जेल से बाहर निकलना पड़ा, चाहे कितने सारे अघासुर नघासुर पता नहीं कितने सारे देश कितने सारे जो है वो राक्षसों का वध करना पड़ा और सबको खेल खेल में पार करते रहे उस अंधेरी रात में।
तो आपके पास ये क्षमता अपने आप अपने अंदर विकसित करनी होगी। निस्संदेह भगवान कृष्ण के गुण कम है, क्योंकि उस पे राहु का प्रभाव है और वो मंगल से प्रभावित है। मंगल भगवान नृसिंह, परिस्थितियों से लड़ने का प्रभाव, रैंडमली कोई निर्णय ले लेना, किसी को बचाने की प्रभाव में आना, ये व्यक्ति के पास है, क्योंकि मंगल स्वग्रही है। और बढ़िया है कि अवस्था उनकी ठीक है, युवा अवस्था। और डिग्री में मैंने बताया 15 डिग्री के हैं, भूल जाता हूं कितने डिग्री पे, यहाँ पे भी देख सकता था पर कई बार आदत यहाँ की है, इस वजह से। तो ये बात है, मंगल के पास बल है, आप उसका संपूर्ण प्रभाव ले सकते हैं। मंगल व्यक्ति की कुंडली में शनि ने मंगल को देखा है, मंगल स्वग्रही और शनि स्वग्रही। और अगर इस हालात में व्यक्ति अगर ये पूछता है कि क्या मैं जज बन पाऊंगा, तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि व्यक्ति वही पूछता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। और मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं, चाहे जितने भी आईएएस आए हों, आईएएस की भी कितनी कुंडलियां आती हैं, और बनारस के, तो पता नहीं कई जगह के, बिहार के भी कई लोगों की कुंडलियां आई हैं जो अभी भी हैं और पद पे हैं, अच्छे हैं और बड़ा आदर भी है। तो उन लोगों को जो मैंने ये बात देखी है कि उनकी कुंडली में कई प्रकार से ये योग घटित होते हैं। और कई ऐसे लोग जो ये पूछते हैं कि पंडित जी क्या मैं आईएएस बन पाऊंगा, तो निस्संदेह उनकी कुंडली में उपस्थिति होती है, क्योंकि सवाल व्यक्ति के दिमाग में वही कौन देगा जो वो बनने चाहता, जो बनने की इच्छा रखता है। हाँ, पर बात कहां होती है कि क्या वो ग्रह इतना बलवान है कि आपको आईएएस बना देगा। उसने बीज तो डाल दिया, विचारों की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन क्या वो विचार जो बीज के रूप में आपके अंदर पल रहे हैं वो वृक्ष बन पाएंगे और उसका फल आप भोग सकोगे? यही देखने के लिए ज्योतिषियों की आवश्यकता होती है, और ज्योतिषियों का कोई रोल नहीं है, ना तो आपको बना सकते हैं और ना आपको दे सकते हैं। तो बस यही बात है। तो यानी कि व्यक्ति के अंदर जो काले कोट की स्थिति है, और काले कोट से जाकर के वो लबादा जो पहन करके व्यक्ति जो होता है वो प्रोसिक्यूटर और पता नहीं क्या क्या बनता है, तो ये स्थिति तो बिल्कुल बन सकता है। ऐसी स्थिति, शनि का प्रभाव मंगल पे देखना, शनि की दृष्टि मंगल पे है, मंगल की दृष्टि गुरु, गुरु मंगल शिक्षक योग लगाते हैं। व्यक्ति टीचर भी बन सकता है, गुरु ने बुध को देखा है, वाणी से संबंधित काम कर सकता है। व्यक्ति इतना चातुर्य है, उसके अंदर प्रत्येक सवाल का उत्तर है, ये बात बनती है। अब उसके बाद अगर बात करते हैं तो कृष्ण के बाद मैंने मंगल की बात करी, वो ठीक है। बुद्ध निर्माण का कारक, बुद्ध जो होता है वो जन्म कुंडली में भगवान बुद्ध होते हैं, और वो आपकी कुंडली के लग्न में है। किसी भी चीज से प्रभावित न होना और किसी भी चीज से तुरंत प्रभावित हो जाना, क्योंकि आप मिथुन लग्न के हैं, बुद्ध से प्रभावित हैं, लग्न बली है, बलवान है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध ठीक है, वो खराब नहीं है, अवस्था में भी युवा है, वो मजबूत है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध का प्रभाव हमेशा ही अच्छा रहेगा, यानी कि बुद्ध की दशा में व्यक्ति का प्रभाव बढ़े, वाणी का प्रभाव बढ़े, कुछ नया परिणाम प्राप्त हो जाए, प्रमोशन हो जाए, सुख की स्थिति बढ़ जाए, धन मान पद प्रतिष्ठा चल अचल संपत्ति का प्रभाव बढ़ाना चाहे तो व्यक्ति बुद्ध की दशा में कर सकता है। क्लियर है? देवगुरु बृहस्पति साक्षात वामन अवतार, और वो आपकी कुंडली के लिए राहु के साथ है, यानी कि जो ज्ञान है वो ज्ञान का कारक राहु के साथ होने के कारण कई बार वो व्यक्ति को चोरी करने वाला, चोरी का फैसला सुनाने वाला, झूठ बोलने वाला, किसी के दबाव में आकर के निर्णय सुनाने वाला, और न चाहते हुए भी व्यक्ति को कई बार दिमाग में ऐसी चोरी करने के ख्यालात आ जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि गुरु और राहु का गुरु चांडाल, ऐसा नहीं है, उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जब राहु के साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति संपूर्ण होने के बावजूद भी उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती है, और वो कभी भी क्षुब्ध ही बना रहता है, परेशान रहता है, और चोरी के ख्यालात आते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि किसी के जेब काट लेगा, ऐसा नहीं है, पर उसके दिमाग में वो जो क्षुधा पूर्ति की बात होती है वो कभी कंप्लीट नहीं होती है। वो मरणशैया पे लेटा है, फिर भी अगर पूछेंगे कि क्या चाहिए तो बोलेगा ये बाकी है, ये बाकी है। अब इनकी कुंडली में अगर मैं जन्म का वार देखता हूं तो जन्म का वार क्या है, तो जन्म के वार पे मैंने चर्चा नहीं करी थी, रविवार का, पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समर प्रिय, पीत वर्ण का, लड़ाई करने वाला, और किसी भी स्थिति में अपनी परिस्थिति को छोड़ करके भागेगा नहीं, क्योंकि मंगल बैठे हैं, मृगशिरा मंगल जो है वो जन्म कुंडली में भरणी नक्षत्र के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो दूसरों के साथ जितना जुड़ेगा, दूसरों को लाभ देता रहेगा, अपना नुकसान करता रहेगा, दूसरों को लाभ देता रहेगा, अपना नुकसान करता रहेगा। ये नहीं होना चाहिए। बुद्ध के बाद देवगुरु बृहस्पति के बारे में चर्चा करी, वो अंक कम दे रहे हैं, यश कम दे रहे हैं, प्रतिष्ठा कई बार कमजोर हो जाती है, धूमिल हो जाती है, इस वजह से उस पर काम करने की आवश्यकता है। अपने आप को, अपना गुरुत्व बढ़ाइए। मतलब क्या बढ़ाना है? गुरुत्व का मतलब क्या? ज्ञान। अरे भाई, ज्ञान रहे तभी तो कोई सुने आपको, ज्ञान नहीं तो कोई आपको सुने ही नहीं। गंभीरता ही ना रहे, आसन का भारी बनिए, चंचलता कम करिए,
स्थिरता ज्यादा, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है, मंगल से प्रभावित है, वो ढूलमूल हो रहा है। चंद्रमा पापक है, वो ढूलमूल हो रहा है। तो अपने अंदर स्थिरता को लाने की आवश्यकता है। स्थिर रहिए, आसन का भारी बनिए, मोटे आसन का, पवित्र आसन का बनिए, पवित्र वस्त्र धारण करिए, पीला रंग। और बुध जो होता है ना, वो सोने की माला धारण करता है, कनेर के पुष्प उसके गले में लटके होते हैं, और व्यक्ति की कांति भी कनेर के पुष्प की भांति होती है। तो भगवान सूर्य को कनेर की पुष्प की माला आप रविवार के रविवार तांबे के पात्र में रख करके उन्हें आरती के सदृश दिखा सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी बात है। गले में रक्त चंदन की माला धारण कर सकते हैं, आपकी कुंडली के लिए बड़ा अच्छा होगा। ये चीजें बनती हैं। और अभी आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो तो बाद में चर्चा करूंगा ही। तो ये देवगुरु बृहस्पति, शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में कौन है? शुक्र साक्षात जो होते हैं वो भृगु कहे जाते हैं, और वस्तुतः वो परशुरामावतार है। आपकी कुंडली के लिए वो लग्न में बैठे हैं। और याद करिए, वो जब क्रोध में आ जाए मिथुन राशि में बैठा है, और जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि यहां पड़ रही है, यहां शत्रु की राशि, यहां के अधिपति 12 में, इस वजह से यहां पे शत्रु से देखने के कारण, शत्रु की दृष्टि देखने के कारण, चूंकि लेकिन ग्रह खुश है, परिणाम देगा जरूर। शनि खुश है, परिणाम देंगे, पर वृद्ध अवस्था में थे तो देर से देंगे, और वो शत्रु को देख रहे हैं, इस वजह से देर से देंगे। टेक्निकली समझिए, वो ग्रह जो है वो वृद्ध है, अपनी स्थिति, अपनी दीनता को देख रहा है, और देख भी रहे हैं तो शत्रु की राशि को। और यहां से शनि की दृष्टि जो पड़ रही है वो नीच राशि को, यानी कि यहां भी जो प्राप्त होने का भाव है। समझने की बात है, कुंडली ऐसे नहीं देखी जाती है, बड़ा आसान नहीं है बताना। तो नीच राशि पड़ रही है, तो नीच दृष्टि पड़ी, इस वजह से जो प्राप्त होने का भाव होता है वो एकादशवां भाव होता है। इस वजह से शनि की नीच दृष्टि के कारण थोड़ा विलंब संभव है। शनि के पराक्रम पे परिणाम पड़ने के कारण, दृष्टि जाने के कारण, यहां वो शत्रु की राशि को देखेंगे, और शनि जहां जहां दृष्टिपात करते हैं वहां वहां कष्ट देते हैं। जहां बैठे हैं उसका बल तो बढ़ा देंगे, पर जहां देखेंगे उसका प्रभाव कमजोर कर देंगे। तो पराक्रम का परिणाम पहले से ही कमजोर। ऐसा क्यों? क्योंकि 12 में, हालांकि एक बात है कि वो मिल सकता है, मिलेगा जरूर, क्योंकि इस भाव का अधिपति 12 में भले गया है, पर यहां का कारक स्वग्रही है, राहु केतु के असर में है। इस वजह से व्यक्ति को बलशाली और बलिष्ठ और मेहनत करने वाला, और शनि की दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में पड़ रही है, इस वजह से देर से परिणाम मिले। क्लियर है? उस शनि की 10वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, वृश्चिक राशि, इस वजह से व्यक्ति को कई बार रोग होता है, गैस्ट्रिक की समस्या, कई बार अपच, एसिडिटी, कब्जियत, और कई बार व्यक्ति को वात जनित समस्या ज्यादा परेशान करती है, और कफ की समस्या। वात, पित्त और कफ तीनों हमेशा ही इनबैलेंस होता रहता है। इस वजह से व्यक्ति को त्रिफला का सेवन या आयुर्वेदिक उपचार अगर कभी बीमार हो तो ज्यादा कर लेना चाहिए। ये बात बनती है। तो शुक्र के बारे में मैंने चर्चा करी, वो ठीक है और बहुत अच्छे बैठे हैं। यहाँ पे शुक्र और बुध की युति बड़ी अच्छी मानी जाएगी। इस कुंडली में कमजोरी क्या होगी? दृष्टि की। इस कुंडली में अगर युति हो जाती गुरु और शनि की तो खराब हो जाता। हालांकि सप्तम और भाग्य के अधिपति एक साथ बैठेंगे तो ठीक होगा, पर वो दशा कभी कभी कमजोरी भी दे सकती है। इस कुंडली में अच्छाई क्या होगी? तो अगर जन्म कुंडली में अगर गुरु और बुध एक साथ बैठ जाएं या एक दूसरे को देख लें तो ये अच्छी बात होगी। इस कुंडली में बुध और शुक्र अगर एक साथ बैठ जाएं तो ये अच्छी बात होगी, जो कि बैठे हैं। तो ये स्थिति ऐसी बन रही है। शुक्र के बाद शनि साक्षात जो है वो जन्म कुंडली में वाराह अवतार, और व्यक्ति को निकालने वाले। परिस्थिति में जब व्यक्ति थक जाए तो निकाल लेते हैं। तो ऐसी स्थिति है। राहु केतु आपकी कुंडली के लिए समस्या दे सकते हैं, इस वजह से उस दशा में व्यक्ति को प्रभाव जो भी रखना होगा। ऐसी स्थिति में शुक्र की दशा के बाद अगर शनि और राहु की दशा आए केतु की, तो व्यक्ति को थोड़ा सावधान हो जाने की आवश्यकता है। व्यक्ति शनि की दशा में निर्वैर हो जाए, सब कुछ छोड़ करके मन करेगा कि भाग चलो, हटा चलो, अब कुछ भी बचा नहीं है। जब कभी भी हारेगा तो तुरंत जो है वो हतोत्साहित हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही चंद्रमा कमजोर, चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि, चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव, इस वजह से ये बात बनती है। और वो हालांकि वो होगा नहीं ऐसा, वो छोड़ के भागेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मंगल भी साथ में बैठे हैं, वो ढाढ़स देंगे नहीं, बिल्कुल बना ही रहना है, डट करके मुकाबला करना है। लेकिन वो स्थिति कब नियंत्रण से बाहर हो जाती, छोड़ के भागने वाली, मैदान छोड़ के जाने वाली, जब यही बुध यहां बैठ जाते। व्यक्ति की वाणी कभी कभी दोष पैदा करेगी, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से भी देर से धन आता दिख रहा है। प्राप्त होने का भाव है, अब प्राप्त कर लोगे। परिणाम प्राप्त करने का भाव ये भी होता है, और परिणाम प्राप्त करने का भाव ये भी होता है। तो ये भाव ठीक है, ये भाव भी ठीक है, कमजोर नहीं है। यहाँ के अधिपति कम से कम मंगल के साथ बैठे हैं। लेकिन एक बात है कि जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति अगर पापक ग्रह के साथ हो जाते हैं तो व्यक्ति कई बार झूठ बोलने वाला हो जाता है, या कई बार झूठी तारीफ करने वाला हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज जो मैं बड़ा अच्छा देख रहा हूं इस कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं शनि। अष्टम का दोष भी उन्हें लगता है भाग्येश होने के बावजूद। इस कुंडली में शुक्र बढ़िया होंगे, क्योंकि
अगर गौर करें तो 12वें भाव में उनकी गौण राशि बनी है और पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि बनी है। 12वें भाव में सूर्य को बिठा करके व्यक्ति के अंदर नैतिक तत्वों का पालन करने वाला और कई बार पिता के स्वास्थ्य को कमजोर करने वाला बना देते हैं। पिता और माता के साथ संबंधों को देखते हैं तो पिता से चौथे वो उनकी खुद की राशि बन रही है। यहाँ पे शनि की दृष्टि है, पिता के साथ संबंध कभी भी खराब ना करें, ये ज्यादा अच्छी बात होगी। चंद्रमा जो बैठे हैं वहां से चौथा भाव उनका खुद बन रहा है, तो सूर्य से चौथा भी उन्हीं के भाव का निर्माण, चंद्रमा से चौथे भी उन्हीं के भाव का निर्माण। गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे को देखना, गज केसरी का निर्माण, लेकिन वो कम, क्योंकि चंद्रमा पापक है। ये बात मैंने यहां तक बताई। इस कुंडली में शश महापुरुष योग बन रहा है, इस कुंडली में भद्र योग बन रहा है। इस कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर व्यक्ति को जज बनते हुए आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन है इतनी बात है कि मशक्कत बाकी है। एक स्थिति 2022 के चौथे महीने के बाद जो 2023 के चौथे महीने तक चलेगी, एक स्थिति 2023 के चौथे महीने से लेकर के 2024 के दूसरे महीने तक चलेगी, एक स्थिति जन्म कुंडली में 24 के छठे महीने से लेकर के 2025 के छठे महीने तक चलेगी, एक स्थिति जन्म कुंडली में 2026 के चौथे महीने से लेकर के 26 के 11वें महीने तक चलेगी। ये सारी स्थितियां आप देख लीजिए आपकी कुंडली में। अगर मैं इसी कुंडली को और भी ज्यादा थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो शनि शतभिखा नक्षत्र में बैठे हैं, राहु से दृष्ट है, इस वजह से शनि का बल बढ़ेगा। मंगल भरणी नक्षत्र में और वो मंगल के नक्षत्र के अधिपति शुक्र लग्न में बैठे हैं, इस वजह से मंगल का बल बढ़ेगा। चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के जिसके अधिपति केतु वहीं बैठे हैं, इस वजह से चंद्रमा का बल भी थोड़ा बढ़ेगा। केतु कृतिका नक्षत्र में जिसका अधिपति सूर्य व्यय में बैठा है, केतु की दशा कमजोर जाएगी। बुध आर्द्रा नक्षत्र में जिसके अधिपति राहु पंचम में बैठे हैं, व्यक्ति का यश कीर्ति सम्मान पद प्रतिष्ठा गणितज्ञ पारंगत तकनीक का ज्ञान रखने वाला ये सब बनाएगा। ये स्थिति बनती है। अब बाकी की चर्चा कल करूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।